को हम सॉल्व ही क्यों करते हैं, या मैट्रिक्स क्या चीज है, मैट्रिक्स क्या काम आती है, मैट्रिक्स पढ़ने के पीछे क्या लॉजिक रहा होगा। अगर हम जानने की कोशिश करें तो मैट्रिक्स का मेन पर्पज है प्रोग्राम बनाने में, प्रोग्राम बनाने में काम आती है, प्रोग्राम फॉर पीसी। बहुत सारे पर्सनल कंप्यूटर होते हैं, उनमें प्रोग्राम बनाने में मैट्रिक्स काम आती है। और क्या काम आती है, सेल्स में काम आती है, सेल्स प्रोजेक्शंस। और क्या काम आती है, कॉस्ट में काम आती है, कॉस्ट एस्टिमेशन। ठीक है, बहुत सारे साइंस में काम आती है, साइंस में, एक्सपेरिमेंट में। अब हमने सारी चीज जान तो ली, लेकिन हमें ये नहीं पता लगा कि काम कैसे करेगी ये मैट्रिक्स, काम कैसे आएगी। बहुत सिंपल सा एग्जांपल अपन ले लेते हैं कि कैसे ये प्रोग्राम बनते हैं कंप्यूटर के, किस तरह से काम आती है, देखिएगा। फॉर एग्जांपल अपन ऐसे ले लेते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल कि 4 भाई मान लेते हैं अपन, एक ले लेते हैं राम, एक ले लेते हैं अपन श्याम, एक लेते हैं मोहन और एक लेते हैं सोहन। अब ये चारों भाई बाजार जा रहे हैं, सामान लेने गए, लक्स साबुन लेने गए, फॉर एग्जांपल लक्स, लिरिल, डॉव और 555। अब इसकी फैमिली में मान लीजिए लक्स खर्च होती है 2, लिरिल 1, डॉव 1, 555 2, राइट। इसकी फैमिली में ऐसी 3 4 1 2 2 1 1 3 2 2 3 5। अगर आप लक्स की कॉस्ट मान ले, फॉर सपोज लक्स की कॉस्ट मेरे पास हो गई 20 रुपीज, लिरिल की कॉस्ट ले लीजिए 20 रुपीज ले लीजिए, डॉप की कॉस्ट ले लीजिए 40 रुपीज ले लीजिए, 555 की कॉस्ट ले लीजिए 10 रुपीज, राइट। अब ये हमने ऐसे ले लिया। अब मैं इसका एक ऐसा सॉफ्टवेयर बना दूंगा जिससे मैं बाकी फैमिलियों के भी जो खर्चा हो रहा है वो कैलकुलेट कर पाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल राम की फैमिली में कितना खर्च हुआ, तो मैं सीधा सीधा इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा, 2 इंटू 20 प्लस 1 इंटू 10 20 प्लस 1 इंटू 40 प्लस 10 इंटू 2। ये नेट जो पैसा लगा ये राम अपनी फैमिली पे खर्चा कर रहा है साबुन के ऊपर। अब मैंने क्या करा, इसका एक सिस्टम बना दिया, एक सॉफ्टवेयर बना दिया। कैसे बना दिया, तो ऐसा सॉफ्टवेयर हम बहुत सारी लैंग्वेज में बना देते हैं, जैसे सी में, C++ में, जावा, ओरेकल, ऐसे लिख देंगे अपन इसको। ये मैंने राम लिख दिया, ये श्याम लिख दिया, ये मोहन लिख दिया, ये लक्ष्मण लिख दिया। ये मान लीजिए इसकी फैमिली में ऐसा हुआ था 2 1 1, ऐसा लिया था मैंने, कुछ 1 लिया था, यहाँ 3 लिया था, यहाँ 2 लिया था, 4 लिया था, 1 1 2 1 3 2 4 3 4। और यहाँ मैंने इनकी रेट ले ली थी, इसकी रेट मैंने करीबन 20 ली थी, इसकी रेट भी 20 ली थी। ये मैंने लक्स ली थी, ये मैंने लक्स के बाद लिरिल ली थी, ये मैंने डॉब ली थी और ये 555 ली थी। इसकी रेट मैंने 40 रुपए ली थी और इसकी रेट मैंने ली थी 10 रुपीज। तो अब मैं इस क्वांटिटी को इस क्वांटिटी से जब मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास इस फैमिली पे जो खर्चा होगा वो लिख दिया जाएगा यहाँ। अगर आप चाहें तो इसके अंदर ऐसी और भी फैमिली ऐड कर सकते हैं। इसका मतलब मैंने अब यहाँ एक ऐसा सॉफ्टवेयर बना के दे दिया जिसके अंदर मैं कितनी फैमिली ऐड करता जाऊंगा और मैं तुरंत मेरी प्राइस जो रेट होगी उसको कैलकुलेट कर पाऊंगा। तो मैट्रिक्स ऐसे ही सॉफ्टवेयर को डेवलपमेंट करने में काम आती है, पेरोल सिस्टम में काम आती है, कॉस्ट एस्टिमेशन में काम आती है, पर्सनल पीसी के प्रोग्राम बनाने में काम आती है, जिसको हम बाद में समझेंगे धीरे धीरे कैसे वर्क करती है। तो स्टार्टिंग में जो पुराने लोगों जो मुनीम लोग होते थे वो पहले इनको ऐसे लिखा करते थे बही खातों में। अब वो सारी चीजों को हटा के अब नया सिस्टम बना लिया गया, पीसी पेन सिस्टम को बना लेते हैं। तो मैट्रिक्स का मेन पर्पस जो होता है वो होता है डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर। और इसके अलावा बहुत सारी जगह मैथ्स में इसको काम में ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास लीनियर इक्वेशन है 2x + 3y = 7, x + y = 5। इनको भी मैं मैट्रिक्स से सॉल्व कर सकता हूँ।
मैं मैट्रिक्स से ये भी बता सकता हूँ कि 3 प्लेन के बारे में, 4 प्लेन एक दूसरे को काटेंगे नहीं काटेंगे, कहाँ काटेंगे। तो ये हमारे फर्दर धीरे धीरे समझ में आने लगेगा कि मैट्रिक्स को हम कैसे यूज करते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आता है कि सबसे पहले हमने इनको लिखा तो मैट्रिक्स में क्या क्या चीज होती है। मैट्रिक्स को अगर हम देखें तो मैट्रिक्स में ऐसे जो लिखते हैं इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल चीज होती है, इसको हम बोलते हैं रो। R1, R2, R3। सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में बताता हूं अंदर क्या है, उसके बाद हम दोबारा जानेंगे कि मैट्रिक्स का काम क्या है। तो हॉरिजॉन्टल जो चीज होती है उसे हम बोलते हैं रो, और वर्टिकल चीज होती है उसे हम बोलते हैं कॉलम। तो ये बन गया C1, C2 और ये C3। दोबारा, हॉरिजॉन्टल चीज रो R1, R2, R3 और वर्टिकल चीज कॉलम C1, C2 और C3। करेक्ट। इसका मतलब मैट्रिक्स में दो चीज मिलकर बनी होती है, रो और कॉलम, इसलिए मैट्रिक्स को हम यहां लिखते हैं AIJ। I मीन्स रो और J मीन्स कॉलम। ठीक है, I मीन्स रो और J मीन्स कॉलम। राइट। तो यहाँ पे मैट्रिक्स में हम एक चीज और लिखते हैं जिसका नाम होता है M इंटू N, और इसको बोलते हैं हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। सेम वही चीज, इसमें पहला एलिमेंट हमारे पास क्या होगा, रो, और सेकंड एलिमेंट हमारे पास क्या होगा, इसका कॉलम। ठीक है, अगेन ऑलवेज फर्स्ट एलिमेंट रो, सेकंड एलिमेंट कॉलम। यहां पे मैंने ऑर्डर लिखा, फर्स्ट एलिमेंट रो, सेकंड एलिमेंट कॉलम। अब मैं इसके अंदर कैसे लिखूंगा, तो हम ये कह सकते हैं मैट्रिक्स जो होता है एक तरह से एलिमेंट का रेक्टेंगुलर सिस्टम होता है, या ये कह सकते हैं मैट्रिक्स इज द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट का जो अरेंजमेंट है उसको ही मैट्रिक्स नाम दिया गया, इन ए पर्टिकुलर मैनर। इसे अरे सिस्टम भी बोलते हैं, अरे सिस्टम में भी दिया जाता है। जैसे लैंग्वेज होती है सी में, एक सॉफ्टवेयर में चलता है अरे सिस्टम, तो अरे भी बोलते हैं इसको। रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, रेक्टेंगुलर अरे इज नोन एज मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स में कैसे कैसे एलिमेंट होते हैं, तो देखिए मैट्रिक्स में अपन ऐसे लिख देंगे A11 AIJ। A11 it means first row first column, A12 first row second column, A13 first row third column. This will be A21 A22 A23। तो देखिए ये रो 1, इन सबका पहला फर्स्ट है रो 1, इनका सबका सेकंड रो 2, A31 A32 और A33। ये मेरे पास हो गया रो 3, ये मेरे पास हो गया कॉलम फर्स्ट, दिस विल बी कॉलम सेकंड, और दिस विल बी कॉलम थर्ड। राइट। और इसमें 3 रो हो गई, 3 कॉलम हो गए, तो इसका ऑर्डर मैंने लिख दिया 3 इंटू 3, और ये बन गया 3 इंटू 3 का एक मैट्रिक्स। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं। अगर मैंने ऐसा लिख दिया 2 1 3 2 4 2, तो काउंट करेंगे 1 2 3, इसमें 3 तो हो गई, 1 और 2 कॉलम हो गए, तो इसका ऑर्डर हो गया 3 इंटू 2। अगर मैंने ऐसा लिखा 1 2 3 4, फर्स्ट और सेकंड 2 तो रो हो गई, फर्स्ट और सेकंड 2 कॉलम हो गए, तो इसका ऑर्डर हो गया 2 इंटू 2। मैंने ऐसे लिखा 1 2 3 4, इसमें केवल एक ही रो है, 1 फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो इसमें 4 कॉलम हो गए, तो इसका ऑर्डर हो गया 1 इंटू 4। इसका ऑर्डर बनेगा 1 इंटू 4। करेक्ट। देखिए और देखते हैं, अगर ऐसा लिखा 1 3 2 2 1 2, तो इसके अंदर 2 तो हमारे पास क्या हो गई, 2 हमारे पास इसके अंदर रो हो गई, तो 2 और 3 कॉलम हो गए 1 2 3, तो इसका ऑर्डर हो गया 2 इंटू 3। ठीक है, ऐसा लिख दें 1 2 1 4 2 1 3 4, तो फर्स्ट और सेकंड 2 तो रो हो गई इसके अंदर, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 4 कॉलम हो गए। तो हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि मैट्रिक्स में रो और कॉलम क्या होता है। देख, अगर अपने मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर अपन इसको ऐसे लिखने की जगह मान लीजिए ऐसा लिखा हो 1 2 3 2 1 2,
इसको मैं ऐसे लिख दूं 2 × 3 और इसको हटा के इसके जगह 6 लिख दिया जाए। यस, 6 तो करेक्ट है क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट भी 6 है, ये तो ये बता रहा है। लेकिन 6 लिखने से अगर इसको हटा के मैं 6 लिख दूंगा तो इसके अंदर एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। वो प्रॉब्लम ये क्रिएट हो जाएगी कि मैं ये नहीं बता पाऊंगा कि इसके अंदर अरेंजमेंट कैसा है। हो सकता है वो 6 का अरेंजमेंट ऐसा हो और हो सकता है वो 6 का अरेंजमेंट ऐसा हो और हो सकता है वो 6 का अरेंजमेंट ऐसा हो। ऐसा भी पॉसिबल है। तो इसके अंदर जो अरेंजमेंट था उस अरेंजमेंट को अपन नहीं बता पाएंगे, इसकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। लेकिन अगर मैंने इसको हटा के यहाँ पे सीधा 2 × 3 लिख दिया तो कंफर्म हो गया कि इसमें 2 तो रो है, 3 क्या है, कॉलम। तो यहाँ पे अगर मल्टीप्लीकेशन करके लिख दिया जाएगा तो इसकी पॉसिबिलिटी बन जाएगी बहुत सारी। उन पॉसिबिलिटी ऊपर हमें ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए हम हमेशा यहाँ इसका ऑर्डर ही लिखने वाले हैं 2 × 3। देखिए, अगर मेरे पास इसमें ऐसा लिख दिया 1 2 2 3 तो इसमें 2 रो हुआ, 2 कॉलम हुआ। तो नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। अगर नंबर ऑफ रो की वैल्यू नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल आ जाए तो ऐसे मैट्रिक्स को हम बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या नाम देते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स। इफ नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, इट मींस ऐसा कह सकते हैं कि हमारे पास m की वैल्यू किसके इक्वल हो जाए? n के। अगर m इक्वल टू n देन मैट्रिक्स आर नोन एज स्क्वायर मैट्रिक्स। मैंने इसलिए कहा क्योंकि मेजोरिटी केस में जो अपन पढ़ेंगे, जो अपन डिस्कस करने वाले हैं, वो स्क्वायर मैट्रिक्स ही आएंगे। तो हमें स्क्वायर मैट्रिक्स को ज्यादा समझना है, बाकी धीरे धीरे सारे मैट्रिक्स भी समझते चलेंगे। तो सबसे पहले हम टॉपिक डालते हैं टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। देखिए, पहचान, नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, कि नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास आता है डायगोनल मैट्रिक्स। नंबर 2 स्केलर मैट्रिक्स। नंबर 3 डायगोनल हो गया, स्केलर हो गया। इसके बाद हमारे पास आता है आइडेंटिटी, और इसको दूसरी भाषा में यूनिटी भी बोलते हैं, जिसे हम शो करेंगे आई से। नंबर 4 पे हमारे पास आएगा नल मैट्रिक्स। ठीक। नंबर 5 इस पे हम ले सकते हैं नल मैट्रिक्स के बाद अपर ट्रायंगुलर। अपर ट्रायंगुलर। नंबर 6 लोअर ट्रायंगुलर। ठीक है। नंबर 7 सिमेट्रिक। और लास्ट नंबर 8 स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक। These are the major types of square matrix. Once again, square means the number of row is equal to number of column. उसके अंदर जितनी रो होंगी उतनी ही अगर कॉलम होंगे तो ऐसे मैट्रिक्स को मैं क्या बोलूंगा? स्क्वायर मैट्रिक्स। और इसमें हमने पढ़ा डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसके बाद नल मैट्रिक्स, इसके बाद अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, उसका लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, उसके बाद सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और उसके बाद स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इनको 1 बाय 1 जानेंगे, समझेंगे। इसके ऊपर बहुत सारे सवाल आने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। देखिए, राइट,
अब डायगोनल मैट्रिक्स का नाम डायगोनल क्यों पड़ा? अगर हम एक स्क्वायर की बात करें तो स्क्वायर में एक ये डायगोनल होता है और एक स्क्वायर में ये डायगोनल होता है। हम जनरली इस वाले की बात करेंगे और इस वाले डायगोनल को हम नाम देने वाले हैं प्रिंसिपल डायगोनल। हालांकि इसका नाम भी होता है सेकेंडरी डायगोनल, लेकिन हम इसको काम में नहीं लेंगे, हम जनरली इसकी बात करेंगे और इसका नाम क्या होगा? प्रिंसिपल डायगोनल। प्रिंसिपल डायगोनल, राइट। तो डायगोनल मैट्रिक्स कैसे बनेगा? अगर पेपर में आ जाए डिफाइन ए डायगोनल मैट्रिक्स, तो आपको एग्जाम्पल नहीं देना। जनरली हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल दे देते हैं कि 3x3 का एक बना दिया, 2x2 का बना दिया। नहीं, हमें सबसे पहले मैट्रिक्स को बनाना नहीं है, मैट्रिक्स की वैल्यू लिखनी है, डेफिनेशन लिखनी है। तो या तो आप वर्ड में डेफिनेशन लिखिए या मैथ में डेफिनेशन लिखिए। तो मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या है? मैथमेटिकल डेफिनेशन ये कहती है कि वेयर आई नॉट इक्वल टू जे इक्वल टू 0। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स, वेयर आई नॉट इक्वल टू जे इज इक्वल टू 0। और वर्ड में क्या डेफिनेशन होगी 2 मिनट बाद बताएंगे। पहले अपन देखते हैं वेयर आई नॉट इक्वल टू जे इज इक्वल टू 0। इसका क्या मतलब है? देखिए ये हो गया A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये आई है और ये जे है। इस प्लेस पे आई और जे दोनों इक्वल हैं, तो इसके बारे में मुझे कोई इंफॉर्मेशन नहीं। मुझे तो वो कहा गया है कि जहां पे आई जे के इक्वल नहीं है उसको 0 कर दो। तो यहाँ पे आई और जे इक्वल है तो मैं इसके बारे में कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन इस पे देखें तो आई और जे इक्वल नहीं है तो मैं इस वैल्यू को 0 कर दूंगा। इस प्लेस पे अगेन आई और जे इक्वल नहीं है तो मैं इसको 0 कर दूंगा। मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं अब इस समय, फॉर एग्जाम्पल। और इस प्लेस की बात करें तो इस प्लेस पे फिर आई जे के इक्वल नहीं है तो मैंने इसको 0 कर दिया। इस प्लेस पे आई जे के इक्वल है, ब्लैंक छोड़ दिया, इसको 0 कर दिया, इसको 0 कर दिया, इसको 0 कर दिया, इसको ब्लैंक छोड़ दिया। तो देखिए डायगोनल की शेप आ गई है। अब इस पे आप कुछ भी भर दीजिए, ए बी और सी। अब ये बन गया डायगोनल मैट्रिक्स। तो वेयर आई नॉट इक्वल टू जे इज इक्वल टू 0, दिस इज द करेक्ट डेफिनेशन। और आपको पेपर में यही लिख के आनी है। हाँ, मैथमेटिकल की जगह अगर लैंग्वेज में लिखना हो तो अपन कहेंगे वेयर नॉन डायगोनल एलिमेंट, दीज आर द डायगोनल एलिमेंट और दीज आर द नॉन डायगोनल एलिमेंट। वेयर द नॉन डायगोनल एलिमेंट, दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन, वेयर द नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0 is known as diagonal matrix। इतना लिखेंगे बहुत है, इतने में अपना काम चल जाएगा। तो हमने फर्स्ट डेफिनेशन समझी डायगोनल मैट्रिक्स की, ठीक है। अगर मैं इसको थोड़ा सा, हमारे पास सेकंड एप्लीकेशन लेते हैं, नंबर 2, डायगोनल के बाद स्केलर, स्केलर मैट्रिक्स। देखिए स्केलर, तो पहले तो ये डायगोनल चाहिए, डायगोनल होना चाहिए। अब डायगोनल क्या था? डायगोनल वेरी सिंपल, वेयर आई नॉट इक्वल टू जे इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0। तो फर्स्ट तो ये डायगोनल होना चाहिए। अब इस डायगोनल के केस में है हम एक स्पेशल चीज लगा देंगे कि वेयर आई इक्वल टू जे, जहां पे आई और जे हो उसको आप के कर दें, उसको आप के कर दें, तो ये बन जाएगा मेरे पास स्केलर मैट्रिक्स। फॉर अब एग्जांपल के तौर पर मैं ऐसे लिखें, बोर्ड में जब भी सवाल आए आप ऐसे लिख के आए, पेपर में आए तो आई नॉट इक्वल टू जे इक्वल टू 0, वेयर आई इक्वल टू जे इक्वल टू के। अब इसको के लिख दीजिए, ये 0, ये 0, ये 0, ये के, ये 0, ये 0, ये 0, ये के। अब ये बन गया मेरे पास स्केलर मैट्रिक्स, राइट, ठीक है। अगर इस के को आप कुछ वैल्यू डाल दें एक्सेप्ट 1 और 0, 1 नहीं होनी चाहिए और 0 नहीं होनी चाहिए, 1 और 0 के अलावा कुछ भी वैल्यू डाल दें तो ये मेरे पास एग्जाम्पल हो जाएगा स्केलर मैट्रिक्स का। और अगर आपने इस के को 1 हटा के 1 लिख दिया तो इसका नाम भी चेंज हो जाएगा और इसका नाम बन जाएगा अब यूनिटी मैट्रिक्स, जिसे हमने आई से शो कर दिया था। तो मुझे यहां से के हटाना पड़ेगा और के की जगह मुझे 1 लिखना पड़ेगा। तो ये मेरा थर्ड टाइप हो गया यूनिटी मैट्रिक्स, वेयर
आई नॉट इक्वल टू जे इज इक्वल टू 0 वेयर आई इज इक्वल टू जे इज इक्वल टू 1। ये वैल्यू 1 हो जानी चाहिए। अगर ये वैल्यू 1 हो जाती है तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, यूनिटी। और इसी के अंदर थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, इस 1 को हटा के इसकी जगह आप 0 लिख दीजिए, तो ये भी देखिए सारे 0 हो गए। और इसको मैं कैपिटल ओ से शो करूंगा, बाद में कई बार मैं क्वेश्चनों में इसको काम में लूंगा, कैपिटल ओ। तो इसका नाम भी ये चेंज हो जाएगा, तो इसका नाम बन जाएगा जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स बोले या फिर नल मैट्रिक्स बोले, राइट। तो ये हमने मैट्रिक्स सीखा, और ये हमारे फोर्थ टाइप का मैट्रिक्स था, नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब कुछ बुक में दे रखा है, कुछ में नहीं दे रखा, लेकिन पढ़िए जरूर ताकि आपको नॉलेज बने। तो नंबर 5 अपर ट्रायंगुलर। देखिए अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इसमें दो चीज है, एक तो अपर वर्ड है और एक ट्रायंगुलर वर्ड है। अपर भी है और ट्रायंगुलर है, इनका मीनिंग जानेंगे। देखिए हमने जो चीज बनाई उसमें हम कंपेयर आई को जे से कंपेयर करके देख रहे हैं, आई को जे के इक्वल करके देख रहे हैं, आई को जे के इक्वल नहीं करके देख रहे हैं, ऐसी बहुत सारी देख रहे हैं। तो इसमें अपर वर्ड लिखेंगे वेयर आई ग्रेटर देन जे इक्वल टू 0, जहां पे आई की वैल्यू जे से ज्यादा हो जाए, वो वैल्यू 0 हो जानी चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो इस मैट्रिक्स का नाम अपर दिया जाएगा। अब जरा चेक करते हैं, एक बार एक एग्जांपल देखते हैं। ये लिखिए A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। देखिए इसको मॉडिफाई करके बनाते हैं इधर। तो इस प्लेस पे आई और जे इक्वल है, कोई इंफॉर्मेशन नहीं, कुछ भी फिल कर दें ए। यहाँ पे आई जे से कम है, मेरे को आई चाहिए जे से ज्यादा, यहाँ पे आई जे से कम है, इसका मतलब इसको भी फिल कर दें बी, 0 नहीं करना इसकी जगह। यहाँ पे भी आई जे से ज्यादा है, इसको मैंने सी लिख दिया। इधर देखिए यहाँ इस प्लेस पे ऐसा प्लेस है जहां पे आई की वैल्यू 2 है, जे की वैल्यू 1 है, तो यहाँ आई जे से कम है, इस प्लेस को आप 0 कर दीजिए, क्योंकि ये हमारी डेफिनेशन है कि वेयर आई ग्रेटर देन जे इज इक्वल टू 0। इस प्लेस पे आई और जे दोनों क्या है, इक्वल हैं, इसके बारे में कुछ नहीं कहेंगे, इसको मैंने ई लिख दिया। ये हो गया, एफ लिख दिया। इस प्लेस पे आई फिर जे से ज्यादा हो गया तो यहाँ 0 करना है, यहाँ पे आई जे से ज्यादा हो गया, इसको मुझे 0 करना है, और इसको मैं लिख देता हूं, कुछ भी लिख दें, डी लिख दें, डी लिख दिया। अगर आप गौर से देखें तो अब आप देखिए ये जो है, इस डायगोनल के नीचे जितने भी एलिमेंट थे वो सारे एलिमेंट 0 हो गए, ये वाला ये वाला ये वाला। उसने एक शेप दी थी और इस शेप की वजह से इसका नाम पड़ गया अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, राइट। तो वेयर मैथ्स में अगर डेफिनेशन आती है तो आप ये लिखेंगे वेयर आई ग्रेटर देन जे इज इक्वल टू 0, सिंपल। जहां पे आई की वैल्यू जैसे ज्यादा हो उस एलिमेंट को आपको 0 करना है। अब इसमें सिंपल सी बात है, अगर मैं इसको अपर की जगह लोअर पढ़ना चाहूंगा, लोअर, तो आप सब समझोगे मैं क्या लिखने वाला हूं। मैं लिखने वाला हूं वे आई लेस देन जे क्या 0, और इसको मॉडिफाई करूंगा तुरंत, और मॉडिफाई करने पर ये शेप मेरे पास ऐसी आ जाएगी। ये शेप, इस केस में ये ए लिख देंगे, इसको 0 लिख देंगे, 0, ये बी लिख दिया, ये सी लिख दिया, ये 0, ये मैंने क्या लिख दिया, डी, ये ई और ये एफ। देखिए फिर इस डायगोनल के ऊपर के जितने भी एलिमेंट है वो सारे 0 हो गए, इसलिए इसका नाम पड़ गया लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कहीं आप कहते सर ये डायग्राम ऊपर बना लेकिन है लोअर। जी हाँ, हमने तुम्हारी मैथ्स की डेफिनेशन लगाई है, वेयर आई लेस देन जे इक्वल टू क्या 0 होना चाहिए। वेयर जहां पे आई की वैल्यू जे से कम हो वो वैल्यू मेरे पास 0 होनी चाहिए, इसलिए इसका नाम पड़ेगा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, राइट। और इसके बाद हमारे पास आता है नंबर 7 सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये मैथमेटिशियन जो थे ये बैठे बैठे कुछ ना कुछ बनाते रहते थे। अब इन्होंने क्या, इसमें एक में आई को जे के इक्वल करके देखा, एक में आई को जे के कम कर ज्यादा करके देखा, एक को आई जी कम करके देखा। अब की बार उन्होंने इसको इंटरचेंज कर दिया कि ए आई जे, ए जे आई कर दिया, आई और जे को आपस में रिवर्स कर दिया। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने ये लिखा A11, ये A11 है, तो इस A1 को रिवर्स करूंगा तो A11 भी आएगा। इसको मैं अगर 2 लिख लेता हूं तो ये 2 हो गया।
ये वाला एलिमेंट था A12, इस A12 को मैंने 3 लिख दिया। अब मैं इसको रिवर्स करूंगा तो इक्वल आएगा A21 के। तो ये मैंने मान लीजिए 3 लिखा, तो यहाँ पे भी 3 आएगा क्योंकि A21 ये है। इसको मैंने 7 लिखा, ये था A13 7, इसको रिवर्स करेंगे तो ये बनेगा A31 के। इसका मतलब ये भी 7 लिखूंगा, ये 9 आएगा, ये 5 आया तो ये 5 आएगा और ये 10 आ गया। तो अगर हम गौर से देखें तो ये डायगोनल के दोनों तरफ के एलिमेंट सेम आ रहे हैं। ये वाला एलिमेंट इसके इक्वल आ रहा है, ये वाला एलिमेंट इसके इक्वल आ रहा है, ये वाला एलिमेंट इसके इक्वल आ रहा है। तो ये मेरे पास क्या बन गया, डायगोनल मैट्रिक्स बन गया, जो मुझे सीधी सीधी भाषा में समझ में आ नहीं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन गया जो मुझे समझ में आ रहा है। राइट। फॉर एग्जाम्पल एक अगर पेज लें, इस पेज पे मैंने यहाँ कुछ एलिमेंट लिख दिए A B C, और ये लिख दिया मैंने B, ये लिख दिया मैंने C, ये D, ये E, और इसके बाद ये E और ये F। इस पेज को अगर मैं फोल्ड कर दूंगा इस डायगोनल के अबाउट, तो देखिए डायगोनल के अबाउट फोल्ड करने पर ये वाला एलिमेंट तो इस एलिमेंट के ऊपर आएगा, ये वाला एलिमेंट इस एलिमेंट के ऊपर आएगा, और ये वाला एलिमेंट इस एलिमेंट के ऊपर आएगा। इसका मतलब ये सिमेट्रिकल हो गया इसके अबाउट, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, इसका नाम पड़ा सिमेट्रिक मैट्रिक्स विच इज सिमेट्रिकल अबाउट प्रिंसिपल डायगोनल। बस इसलिए इसका नाम सिमेट्रिक हो गया। इसके बाद हमारे पास एक वर्ड और आता है स्क्यू, स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक में केवल आपको माइनस करना है कि इस Aij को करना है माइनस का Aj। इफ Aij इज इक्वल टू माइनस का Aj, तो इसको भी भरना चालू करते हैं। देखिए इसमें खास बात अपन को ध्यान रखनी है, जो गलतियां होती है जहां से सवाल बहुत ज्यादा बनते हैं, ये जो एलिमेंट था A11, ये A11 इक्वल होगा माइनस के A11 के, क्योंकि ये रिवर्स करेंगे तो यही आएगा। तो यहाँ से A11 प्लस A11 कितना हो गया 0, 2A11 कितना हो गया 0, तो A11 की वैल्यू क्या हो गई 0। तो ये वैल्यू 100% 0 आएगी, ये वैल्यू मान लीजिए। और देखें ये वाला एलिमेंट था A12, तो A12 इक्वल होना चाहिए माइनस के A21 के। तो A12 फॉर एग्जांपल मैंने 7 ले लिया, तो माइनस का A21, तो A21 की वैल्यू मेरे पास आएगी माइनस के 7। इसका मतलब अगर ये 7 लिया तो ये माइनस का 7 आएगा। ये मैंने अगर 10 लिया तो मेरे पास ये माइनस का 10 आएगा, ये एलिमेंट 0 आएगा। अगर ये मैंने 9 लिया तो ये मेरे पास माइनस का 9 आएगा और ये 0 आएगा। इसका मतलब गारंटेड है इसके डायगोनल के जितने भी एलिमेंट होंगे वो सारे एलिमेंट 100% 0 आएंगे। ठीक है। अगर मैं इसकी बात करूं तो इस पर सबसे ज्यादा सवाल बनते हैं, ऐसे हमें दे देंगे कोई भी मैट्रिक्स हमें दे दिया जाए। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे कहा ये A है, ये B है, ये C है, ये 0 है, ये 9 है, और इसको मैं 4 ले लेता हूँ, इसको मैं 6 ले लेता हूँ, इसको मैंने D ले लिया, इसको मैंने 0 ले लिया। अब मैंने आपसे कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ A B C D if A is skew symmetric। अब ये स्क्यू सिमेट्रिक तो 100% है, इस A की वैल्यू क्या होगी 0 होगी। तो मेरे पास फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, फाइनल रिजल्ट मेरे पास ये आएगा कि A की वैल्यू तो 0 होनी चाहिए, ये वैल्यू इसके नेगेटिव आएगी तो B की वैल्यू मेरे पास -4 होनी चाहिए, ये वैल्यू इसके नेगेटिव टाइम आएगी तो C की वैल्यू मेरे पास -6 होनी चाहिए, और D की वैल्यू मेरे पास -9 होनी चाहिए। तो इस तरह से रिलेटेड कोई भी एक नंबर का सवाल बना देंगे, कैसे भी नंबर एक सवाल बना देंगे, जिसमें आपको ये ध्यान रखना है इसके डायगोनल के एलिमेंट हमेशा 0 होंगे और ये एलिमेंट एक दूसरे के नेगेटिव टाइम्स होंगे। बस इतना ही हमें समझना है टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स में, बाकी अपन आगे देखेंगे एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। देखिए अभी तक हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में कि कितने तरह के टाइप्स हमने पढ़े, टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में। अब हम डिस्कस करेंगे आपसे एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स। तो टॉपिक डालेंगे हम एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स का एडिशन कैसे होगा। सबसे पहले एडिशन होने के लिए जरूरी है कि दोनों मैट्रिक्स के
ऑर्डर सेम होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एक मैट्रिक्स मैंने ए लिया और इसका ऑर्डर लिया 2 into 3, एक मैट्रिक्स और लिया मैंने ये भी 2 into 3। अब देखिए दोनों ऐड हो जाएंगे। ऐड क्यों होंगे? क्योंकि इनका जो दोनों का ऑर्डर है वो सेम है। अगर इनका ऑर्डर सेम है तो ये फाइनल जो मैट्रिक्स बनेगा इसका जो ऑर्डर आएगा वो भी सेम आएगा। अगर इनके ऑर्डर सेम नहीं होंगे तो कभी ऐड नहीं हो सकते। अब इनका एग्जाम्पल लेके देखते हैं ऐसा क्या हुआ, ये ऐसा कैसे हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक मैट्रिक्स ले लिया ABCPQR, इसका ऑर्डर हो गया 2 into 3, क्योंकि इसमें 2 रो है और 3 क्या है, कॉलम है। इस वाले मैट्रिक्स की बात करें, इसके अंदर है AP, इसको हम ले लेते हैं UVWXYZ। अब देखिए इसका ऑर्डर भी 2 into 3 है। अब जो फाइनल मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर क्या आएगा, उसका ऑर्डर भी हमारे पास 2 into 3 आएगा। और वो कितना आने वाला है वो हमारे पास आएगा, अगर हम इसको ऐसे लिख लें तो मेरे पास जो आएगा वो आएगा A+U, ये वाला तो इसमें ऐड हो जाएगा, ये वाला इसमें ऐड हो जाएगा B+V, और ये वाला इसमें ऐड हो जाएगा C+W, राइट। और ये वाला इसमें ऐड हो जाएगा P+X, ये इसके साथ ऐड हो जाएगा Q+Y, और ये वाला इसके साथ ऐड हो जाएगा R+Z। और इसका फाइनल जो ऑर्डर आएगा वो आएगा 2 into 3। इसका मतलब मैट्रिक्स का एडिशन तभी हो सकता है जब उनके ऑर्डर क्या हो, सेम हो। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ऐसा ले लिया 1 1 1 2 3 4 7 3 2, इसको मैंने ऐड करना है इसके साथ 1 2 1 1 4 7 3 2 3। अब देखिए ऐड करने के बाद फाइनल क्या आने वाला है, इसको इसके साथ ऐड कर देंगे, ये एलिमेंट इसके साथ ऐड हो जाएगा, क्या बन गया 2। ये वाला एलिमेंट इस वाले एलिमेंट के साथ ऐड हो जाएगा, ये बन गया मेरे पास 3। ये वाला एलिमेंट इस वाले एलिमेंट के साथ ऐड हो जाएगा, ये बन गया मेरे पास 2। ये वाला एलिमेंट इस वाले एलिमेंट के साथ ऐड हो जाएगा, ये बन गया मेरे पास 3। ये एलिमेंट इस एलिमेंट के साथ ऐड हो जाएगा 7, दिस विल बी 11, और ये बन गया इसके साथ 10, और ये इसके साथ ऐड होके बन गया 5, और ये वाला इसके साथ ऐड होके बन गया 5, राइट। तो इस तरह से हम दोनों मैट्रिक्स का एडिशन कर सकते हैं। सेम काम अपन एडिशन के साथ सब्ट्रैक्शन में भी होगा। अगर आपको सब्ट्रैक्ट करना है बस यहाँ सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, और जो काम यहाँ प्लस का था वो ये सब क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अगेन अपन एक ऐसा एग्जांपल ले लेते हैं सब्ट्रैक्शन का, लेकिन उसके लिए भी सेम वही कंडीशन चाहिए कि दोनों के ऑर्डर क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ऐसा लिखा हो ABCD, और मैंने इसका ऑर्डर ले लिया 2 into 2 माइनस PQRS, और इसका ऑर्डर मेरे पास हो गया यहाँ से 2 into 2, तो ये भी 2 into 2। अब इसको माइनस करेंगे तो बनेगा A minus P, दिस विल बी B minus Q, B minus Q, दिस विल बी C minus R, और दिस विल बी D minus S। तो ये मेरा जो फाइनल आएगा इसका आंसर भी कितना आएगा, 2 into 2। तो हमने दो चीज देखी, एक तो एडिशन देखा और एक हमने क्या देखा, सब्ट्रैक्शन। अगर मान लो मैं मल्टीप्लिकेशन सीखना चाहूं कि मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसा होने वाला है, तो सबसे पहले मल्टीप्लाई अपन सीखेंगे किसी स्केलर क्वांटिटी के साथ। अगर मैं किसी मैट्रिक्स को, फॉर एग्जांपल मैट्रिक्स को किसी क्वांटिटी के से मल्टीप्लाई करूं, कोई भी क्वांटिटी हो के, स्केलर क्वांटिटी, इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं ABCDEF, ठीक है। तो मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये इसके हर रो और हर कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, और फाइनल आंसर मेरे पास क्या आएगा, KA KB KC KD KE KF, राइट। इसका मतलब यहां से हम ये भी कह सकते हैं कि अगर मैं किसी मैट्रिक्स में से कोई क्वांटिटी बाहर निकालूंगा तो ईच एंड एवरी एलिमेंट में से बाहर निकल के आएगी। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ऐसा है 2 4 6, इसको ले लेते हैं 6 10 12, और 4 इसको ले लेते हैं 8 और 16।
अब मैं इसमें से कोई क्वांटिटी बाहर निकालना चाहूंगा, तो ईच एंड एवरी टर्म में से वो क्वांटिटी बाहर निकल के आएगी, हर रो में से आएगी, हर कॉलम में से आएगी। तो ये मेरे पास बाहर निकल के बन जाएगा, 2 कॉमन ले लिया तो ये बन गया मेरे पास 1 2 3, ये बन गया मेरे पास 3 5 6, और ये मेरे पास बन गया 2 4 और ये 8। तो यहाँ हमने दो चीज सीख ली कि अगर मेरे को कोई चीज मल्टीप्लाई करनी है तो सबसे मल्टीप्लाई होगी, और कॉमन निकलेगा तो सब में से कॉमन निकलेगा। ऐसा नहीं किसी एक में से कॉमन आएगा, पूरे में से कॉमन आएगा, हर एलिमेंट में से कॉमन आएगा, हर रो में से कॉमन आएगा, हर कॉलम में से कॉमन आएगा। चलिए इन दोनों के बेस पे हम सवाल करने की कोशिश करते हैं। अब एक दो क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए क्वेश्चन ले लेते हैं एक दो। लिखिए, देखिए फाइंड x if y is equal to 3 2 1 4 and 2x plus y equal to 1 0 minus 3 and 2। राइट, मुझे वैल्यू निकालनी है इसमें x की। अब x की वैल्यू कैसे निकालूंगा? मेरे को क्या दे रखा है, 2x plus y is equal to 1 0 minus 3 2। सबसे पहले इस y को मैं इस साइड ले जाऊंगा, तो मेरे पास यहां से 2x आ जाएगा, 1 0 minus 3 and 2 minus y। मेरे पास y की वैल्यू है, y की वैल्यू 10 में इसमें पुट कर दूंगा। अगर y की वैल्यू इसमें पुट कर दूंगा तो ये हो जाएगा 2x इक्वल टू 1 0 minus 3 and 2 minus y। y कितना था, 3 2 1 and 4। अब इसको अपन माइनस कर देंगे, माइनस करेंगे तो फाइनल आंसर कितना आएगा, इसमें से माइनस करेंगे तो ये हो गया माइनस का 2, इसको इसमें माइनस करेंगे तो ये भी माइनस का 2, इसको इसमें माइनस करेंगे तो ये माइनस का 4, इसको इसमें से माइनस करेंगे तो ये बन गया माइनस का 2। और ये वैल्यू मेरे पास किसकी आई, 2x की। 2x की वैल्यू मेरे पास ये आ गई। इस तरह से 2x की वैल्यू निकाल ली मैंने। अब x की वैल्यू निकालनी तो 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो देखिए इसको हम डिवाइड कर देते हैं 2 से, तो 2x इक्वल टू ये बन गया मेरे पास -2 -2 -4 -2। तो यहां से x की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 1/2 -2 -2 -4 -2। और इसको सॉल्व कर लेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी फाइनल -1 -1 -2 और -1। दिस इज माय आंसर। वेरी इजी, वेरी सिंपल है। हमें सिंपल सिंपल चीजें हैं, सिंपल एडिशन सीखना है, सिंपल सब्ट्रैक्शन सीखना है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन सीखना है। अब कोई भी सवाल अपने सॉल्व कर सकते हैं। एक सवाल और देखते हैं, देखिएगा। देखिए, फाइंड ए मैट्रिक्स X such that 2A plus B plus X is equal to 0, where A equal to -1 2 3 4 ऐसा ले लेते हैं, और b इक्वल टू 3 -2 1 and 5। अब मुझे वैल्यू निकालनी है इसमें, किसकी नहीं वैल्यू निकालनी है मुझे, x की। ये जो है ओ मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स है, जो हमने पहली बार पढ़ा था। अब यहां मुझे वैल्यू निकालनी है x की, तो x को मैं इस साइड ले जाऊंगा, तो 2a प्लस b इज इक्वल टू -x। ठीक है, तो सबसे पहले मैं 2a और b निकालूंगा, 2a प्लस b का सम, फिर माइनस को इधर ट्रांसफर कर देंगे।
तो सबसे पहले 2a, इसका मतलब ये हो गया 2 मल्टीप्लाई विद a माइनस 1 2 3 एंड 4 प्लस b। b कितना है मेरा? b है 3 माइनस 2 1 एंड 5 इज इक्वल टू माइनस x। अब मैं इसको सम कर लूंगा इसके साथ। जब मैं इसका इसके साथ सम करूंगा तो मेरे पास फाइनल वैल्यू मेरी आ जाएगी। देखिए सम कर लेते हैं, कितना आएगा। इसको इसके साथ सम करेंगे तो पहले इसको इसके साथ अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। कितना आया? -2 4 6 और 8, ये तो ये वैल्यू आ गई। प्लस इसके साथ इसको करेंगे तो कितना, ये एज इट इज 3 माइनस 2 1 एंड 5 इज इक्वल टू, ये बन गया x माइनस x। सिंपल। अब इसको साथ ऐड कर देंगे, ये बन जाएगा 1, दिस विल बी इसके साथ ऐड होके बन जाएगा 2, दिस विल बी ऐड होके बन जाएगा 5 और ये बन जाएगा मेरे पास 3 इज इक्वल टू माइनस x। देन x इज इक्वल टू, इस माइनस को उधर ट्रांसफर कर देंगे तो फाइनल आंसर मेरे पास आएगा ये 7। फाइनल मेरे पास आंसर आएगा -1 -2 -7 और ये 13 आएगा बेटा, इसको ऐड करने पर माइनस का 13। दिस इज मेरा फाइनल आंसर। करेक्ट। तो यहां हमने दो चीज सीखी, एडिशन, मल्टीप्लीकेशन, सब्ट्रैक्शन। कैसे हम ऐड करेंगे, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। इस तरह से हम कोई भी सवाल सोल्व कर सकते हैं। आप लोगों के लिए अगर